लॉजिस्टिक्स शेयरों में चल क्या रहा है, आगे इनका क्या आउटलुक है, इस बारे में और पूरे मार्केट के सिनेरियो के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शेयर इंडिया के वीपी और हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, हमेशा की तरह मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मुझे संदीप जी एक बार फिर से यहाँ पर बुलाने के लिए और अपने दर्शकों के साथ अपने व्यूज को शेयर करने के लिए। चलिए सर, आज हम लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के ऊपर खास तौर पे चर्चा करने वाले हैं और हमने देखा है कि भले ही सरकार ने 8 साल का लंबे समय लिया है, पर फाइनली ये जो नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसको पिछले महीने लॉन्च कर दिया गया है। पहले तो सर यही बताइए कि आप ये जो पॉलिसी है उसको कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, इस समय इस तरीके की पॉलिसी को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कई ऐसी चीजें हैं जो डेवलपमेंट में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जैसे सरकार की एक गति शक्ति योजना है जो कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर की है, और जो चाइना में जो बिजनेस कंपनियां वहां से भाग रही हैं उनको यहाँ पर लाने की बात की गई है, और इसके लिए ही यहाँ पर इस तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मैं लॉजिस्टिक कंपनी की बात करता हूं तो बेसिकली लॉजिस्टिक कंपनी एक तरीके से हमारे जीडीपी में बहुत अहम रोल अदा करती है और बैकबोन की तरह काम करती है। पर्टिकुलर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं तो आपको फार्मा, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट, इनमें लॉजिस्टिक कंपनीज का काफी इस्तेमाल होता है। और अगर ओवरऑल कॉस्ट को जोड़ा जाए तो लगभग जीडीपी की 13 से 14% की कॉस्ट टू जीडीपी हमें जो पड़ती है, अगर मैं ग्लोबल से कंपैरिजन करता हूं तो वो करीब 8% पड़ती है। तो इसलिए ये पॉलिसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी आने के बाद जो 2030 का भारत का लक्ष्य है, इसको कॉस्ट को कम करना और लॉजिस्टिक और सारे सिस्टम को बनाना, तो मुझे लगता है कि वो इसकी तरफ एक पहला कदम है और इसका फायदा भी आम इन्वेस्टर को यहाँ पर या आम लोगों को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी बहुत ज़रूरी थी भारत के लिए, जहाँ तक 2030 का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी का टोटल कॉस्ट है उसे घटाकर 8% करना है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये पॉलिसी बहुत ही कामगार हो सकती है जीडीपी ग्रोथ के लिहाज से भी और वैसे भी बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। सर, लॉजिस्टिक्स खर्च घटाने, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस गैप को कम करके एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में टॉप 25 देशों में शामिल होने की मंशा से ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। जितना मैंने रीड किया है मैं वो बता रहा हूं सर। आपके हिसाब से कितने अचीवेबल नजर आ रहे हैं आपको ये जो टारगेट्स रखे गए इस पॉलिसी में? देखिए, जब तक शुरुआत नहीं की जाए तब तक जो है वो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। और अभी जो चूंकि सरकार ने ये शुरुआत करी है, एक अहम कदम उठाया है, और जब भी कोई कदम या जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका एक टारगेट रखा जाता है। तो सरकार ने जो यहाँ पर ये टारगेट रखा है कि टॉप 25 लिस्ट में आना है, इससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा, उनको एक नया जोश मिलता है कि हमें ये काम करना है, ये पॉलिसी को इस तक लाना है जिससे कि आम आदमियों को फायदा मिल सके, और उसका एक लेवल और एक क्राइटेरिया यहां पर तय होता है। तो मुझे लगता है कि अगर टारगेट की जहां तक अचीव करने की बात है, अगर हम टारगेट अचीव ना भी करें या अगर अचीव करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे जो भारत की इकोनॉमी में डेवलप करने की जरूरत है, जिस तरीके से इकोनॉमी को यहाँ पर जरूरत है, वो लॉजिस्टिक सेक्टर में जिस तरीके की डेवलपमेंट की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं से जरूर अचीवेबल होते जाएंगे, और अगर वो होते हैं तो उसका फायदा सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये टारगेट की बात की जाए तो जरूर टारगेट थोड़े से थ्योरेटिकल लग रहे हैं, लेकिन अचीव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, आसानी। ठीक है, तो जो टारगेट्स रखे गए हैं थोड़े से एम्बिशियस नजर आ रहे हैं, उनको अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन जब तक टारगेट सेट नहीं किए जाएंगे तो फिर नई ऊर्जा कहां से मिलेगी, नया जोश कैसे मिलेगा, ये हमें रवि सर कह रहे हैं। भले ही टारगेट्स थोड़े मिस भी हो जाएं, लेकिन जिस तरह से लॉजिस्टिक्स सेक्टर का अहम एक रोल है हमारी जीडीपी में, उस लिहाज से ये जो पॉलिसी तैयार की गई है, जो टारगेट सेट किए गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे ग्रोथ के लिहाज से। सर, मैंने काफ़ी ज़्यादा रीड किया है इस पॉलिसी के बारे में और कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट भी पढ़ रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स इस पॉलिसी को गेम चेंजर मान रहे हैं, पर कई एक ने इस पॉलिसी को लागू होने में कुछ चुनौतियां भी बताई हैं, जैसे अलग अलग मंत्रालयों के बीच में जो तालमेल है, की स्टेक होल्डर्स का अलाइनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार, जो कि बहुत ही अहम माना जा रहा है इस पॉलिसी के सक्सेसफुल होने के पीछे, कि उसको बहुत ज़्यादा एक बड़ा थ्रस्ट देना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इन चैलेंजेस को लेकर, और ये पॉलिसी कितनी गेम चेंजर साबित होगी, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। देखिए, ये पूरी तरह से गेम चेंजर ही कहा जाएगा संदीप जी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने इन सब पॉइंट्स को यहां पर देख करके इसीलिए यूलिप को यूज करने की बात की। यूलिप का मतलब है कि यूनाइटेड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसकी बात की जा रही है, जिसमें कि अलग अलग मंत्रालय के लिए
में आपस में तालमेल हो, और उसी के लिए ये पोर्टल यहाँ पर बनाया जा रहा है। जैसा मैंने गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का जिक्र किया, जिसमें 16 मंत्रालय को एक साथ रखा जाएगा, जिससे कि जो जब भी कोई कंपनी हो या कोई लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, उन इश्यूज को जितनी जल्दी शॉर्ट आउट करके एप्लीकेशन कर सकें, उससे इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। अभी तक जो यहाँ पर प्रोसेस था वो काफी लंबा और लेंदी था। लंबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले तो उस प्रोसेस में कई गो थ्रू से जाना पड़ता था, उसके बाद कई अप्रूवल्स की जरूरत होती थी, जिसमें एक काफी टाइम लग जाता था। और जो इस स्ट्रैटेजी अभी इकोनॉमी में चल रही है, उसमें जल्द डिसीजन लेने पे ही इकोनॉमी में उसका फायदा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जरूर यहाँ पर गेम चेंजर साबित होगी, और जो भी इसके लूप होल्स हैं वो जल्द से जल्द मुझे लगता है डेवलप करके उसको सुधारा जाएगा, और उसका फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी फैसले लेने में मदद मिलेगी और जाहिर सी बात है पॉलिसी गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सेक्टर में जो लॉजिस्टिक्स शेयर हैं जिनके लिए पॉलिसी की घोषणा की गई है, क्या उनमें निवेश के मौके हैं? मैंने कुछ एनालिस्ट की रिपोर्ट भी पढ़ी है सर। एनालिस्ट और ब्रोकर्स इस पॉलिसी की घोषणा के बाद सिलेक्टिवली, यानी कुछ चुनिंदा जो इस सेक्टर की कंपनियां जो शेयर हैं उनको लेके पॉजिटिव हैं। आपकी क्या राय है इस सेक्टर पर, और क्या कोई स्टॉक आपको भी पसंद है लंबी अवधि के नजरिए से लॉजिस्टिक्स स्पेस से? देखिए संदीप जी, जिस तरीके से आप लोग रिसर्च और रिपोर्ट बना के लाते हैं, प्रोग्राम को उठाते हैं, उसके बाद तो शेयर वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, लोग उस पे निवेश की तरफ बढ़ते हैं, और यही आपके खास बात है कि आप इतनी क्लियरिटी देते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अभी के जो हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उसमें लॉजिस्टिक पॉलिसी जब से अनाउंस हुई है तब से अब तक लॉजिस्टिक शेयर्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, लोगों ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे समय पे भी मैं 4 स्टॉक्स की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला है वीआरएल लॉजिस्टिक, जो कि 605 610 के पास चल रहा है। भविष्य अच्छा है और आगे जो सरकार की ग्रोथ है उसका फायदा मिलेगा, और ये स्टॉक यहां से 12 से 16% की एवरेज रिटर्न देने में सक्षम होगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक होना चाहिए। नंबर दूसरे स्टॉक की बात करूं तो एजिस 265 रुपए का ये स्टॉक है, और इसमें भी लगभग 14 से 16% का रिटर्न आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकता है। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और तीसरा स्टॉक है महिंद्रा लॉजिस्टिक, ये 528 रुपए के पास शेयर है और काफी चर्चा में रहता है। और अभी जिस हिसाब से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने को टॉपअप किया या फिर ये कह के रिवेव किया है, उसका फायदा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्टर इसका भी फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं, और इसमें भी एवरेज ऑन आपको 17 से 18% के रिटर्न ईयरली मिल सकते हैं। और चौथा जो लास्ट स्टॉक है वो है टीसीआई। लगभग सभी लोग इस स्टॉक में निवेश करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया, और ज्यादातर जब भी सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की भी बाइंग इसमें अच्छी बनी रहती, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ओवर प्राइस है, तो इसके कंजर्वेटिव रिटर्न्स रहेंगे, यानी कि इसके रिटर्न्स 10 से 12% तक वेरी कर सकते हैं। तो आप ये 4 स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, लेकिन टोटल पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं उसका 10% हिस्सा ही आपको इन चारों स्टॉक्स में निवेश करना है। 90% आपको और अलग सेक्टर्स में निवेश करना है। आज हम चर्चा सिर्फ लॉजिस्टिक शेयर की कर रहे हैं, तो आप इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टिवली जैसे बाकी एनालिस्ट और ब्रोकर्स भी मान रहे हैं कि आपको निवेश करना चाहिए लॉजिस्टिक शेयरों में, वैसा ही हमें रवि सर भी बता रहे हैं। और 4 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, जिसमें वीआरएल लॉजिस्टिक्स है, एजिस लॉजिस्टिक्स है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, और एक टीसीआई यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस शेयर में भी आपको अलग अलग रेंज भी बताई गई है कि कितना अपसाइड इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है अगर आप लंबी अवधि से इन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। और हाँ, आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, यानी कि अगर आप 100 रुपये लगाते हैं मार्केट में, तो उसका केवल 10 रुपये ही आपको लॉजिस्टिक शेयरों में लगाने हैं। बाकी जो 90% है वो अन्य जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनमें आपको निवेश करके चलना है। ये भी आपको रवि सर ने बता दिया है। तो रवि सर, ये तो बात हुई लॉजिस्टिक सेक्टर की, पर ओवरऑल बाजार पर भी सर मुझे एक टेक आपसे लेना है, क्योंकि बाजार हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। जो शुरुआत हुई थी अक्टूबर सीरीज़ की, पहले दिन तो हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन इस हफ्ते की जो शुरुआत है सोमवार को फिर से हमने देखा था जिस तरह से मंदी की आहट है, ग्लोबल संकेत काफ़ी खराब है, उससे जो एफआईआईज़ के सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं फिर से खराब होते हुए दिख रहे हैं। और इनफैक्ट हमने देखा है कि ओवरऑल सितंबर में तो वो उनकी ओर से 7,624 करोड़ रुपए की बिकवाली ही देखने को मिली है। पर राहत की बात या अच्छी बात यह है कि हमारे जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, डीआईएस हैं, उनकी ओर से खरीदारी जारी है। तो अक्टूबर सीरीज को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जनरली हम देखते हैं कि अच्छी ही रहती है, ज़्यादातर टाइम्स हमने अक्टूबर में मार्केट के लिए मूव पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिखा है, लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है, जो ग्लोबल सिनेरियो है, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है इस पूरे महीने को लेकर? देखिए, आपने स्टार्टिंग में रिपोर्ट में दिखाया कि लगभग
20 में से 13 बार मार्केट अक्टूबर में अप रहा है, लेकिन संदीप जी ये महीना ऐसा होगा जो कि अब शायद 13वां से 14वां नहीं हो पाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्केट यहाँ पे रहने के ज्यादा चांसेस हैं और नंबर आपके 21 हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने हिस्ट्री में भी रुपी में इतनी बड़ी वीकनेस नहीं देखी कि इस समय रुपी जिस तरीके से 81 रुपए 82 पैसे यानी लगभग 82 रुपए के पास पहुंचा है, उसने काफी हद तक सेंटिमेंट यहाँ पर खराब किया है। और ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो तो यहाँ पर खराब है ही, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब अदर स्टेट्स अदर कंट्रीज जो हैं जिस तरीके से यहाँ पर डिसीजन ले रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर अक्टूबर में पॉजिटिव सेंटीमेंट को लाना। अब दूसरी तरफ है, आप एफआईआईज को भी कंटिन्यू सेलिंग करते हुए देख रहे हैं, डीआईआईज की भी एक लिमिट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस साइड पे रहेगा और वो चमक अब नहीं बनी रहेगी जो दिवाली में आपको देखने को मिलती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग दिवाली तक की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अब लेवल्स के हिसाब से अगर निफ्टी को पैरामीटर मानते हैं तो मुझे लगता है कि आप 16,500 तक के लेवल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और अपर साइड पे अगर रेंज देखते हैं तो मुझे लगता है कि 17,300 और 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। तो आपको सोचकर समझकर यहाँ पर अभी निवेश करने की रणनीति बनानी है। थोड़ा सा रुकना मार्केट के लिए ज्यादा अच्छा है। फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो लोगों को फेस्टिवल मनाने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो उस लिहाज से फेस्टिवल मनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। रवि सर हमें बता रहे हैं बाजार पे थोड़ा रुक कर आप एंट्री करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि नीचे में 16,500 तक के जो लेवल्स है वो निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। जो अपसाइड है वो कैप्ड है, 17,200 के ऊपर मार्केट जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो उस लिहाज से नीचे जाने की गुंजाइश ज़्यादा है। और पूरा अक्टूबर महीने की जहाँ तक बात है तो पिछले 20 साल में जहाँ 13 और 7 का रेशो है, वो 21 साल जब पूरे होंगे तो शायद हो सकता है कि वो 13 और 8 बनता हो देखिए, यानी कि ये महीना भी मार्केट्स के लिए खराब रह सकता है जिस तरह का मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, जिस तरह से संकेत आ रहे हैं। चलिए, तो ये हुई लॉजिस्टिक्स सेक्टर और बाजार पर खास चर्चा।